नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेटेंट एक्ट की डेली मेडिसिन के बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई पर्सन डेली मेडिसिन पेटेंट एक्ट एंड डेली मेडिसिन डिजाइन एक्ट उसको 3 बार रिवाइज कर ले तो वो पर्सन इजीली पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे सेक्शन का क्रक्स मैं बहुत ही आसान भाषा में धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, जो आपको समझ में भी आएगा और शायद आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट भी लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बस दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद हो सके। अगर आपको लगे कि ये सही में एफर्ट सही डायरेक्शन का है और इसी से पेटेंट एग्जामिनेशन क्लियर हो सकती है, तो चलिए क्विक रिवाइज करते हैं सारे सेक्शंस को विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सेक्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट टाइटल। तो जब कमेंसमेंट हुआ पेटेंट एक्ट का, उसी दिन से पेटेंट एक्ट 1970 एप्लीकेबल हो गया और जिस जिस दिन पे भी अमेंडमेंट होता है तब वो ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश भी होता है। आज इस बार अमेंडमेंट हुआ है 15 मार्च 2024 को रूल्स का, तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स अमेंडेड भी है। तो अमेंडेड रूल्स को भी हम देखने वाले हैं। जहां पर भी अमेंडमेंट होगा मैं मेंशन करूंगा कि इस सेक्शन में अमेंडमेंट है। सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इन्वेंटिव स्टेप की, जो होती है आइदर इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट और टेक्निकली एडवांस और बोथ। ये पहली कंडीशन है। एंड दूसरी कंडीशन है इट इज नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट व्हाट आर नॉट एन इन्वेंशन। इसके सारे सब ग्राउंड्स पढ़ने जैसे हैं, याद रखने जैसे हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इसके सारे सब ग्राउंड्स के वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो रिफ्लेक्ट होगी, आप उसको देख लीजिएगा। कौन कौन से ऐसे सेक्शंस है जिसके सब ग्राउंड याद होने चाहिए? सेक्शन नंबर 3, 25, 64 एंड 90। Section 4 talks about the invention related to atomic energy also not patentable। ये किस में लिखा हुआ है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन नंबर 5 ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट पर्सन एंटाइटल्ड टू हैव इंटरेस्ट इन पेटेंट राइट्स। तो कौन कौन हो सकते हैं या कौन कौन पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर असाइनी ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट, अलोन और जॉइंटली। मगर इसमें जो कंट्री हमें रेसिप्रोसिटी नहीं देती है वहां के पर्सन फाइल नहीं कर सकते हैं। 134 इससे ओपोजिट मेंशन किया गया है। सेक्शन 6 से ओपोजिट है सेक्शन नंबर 134, जहां पर ऐसी कंट्रीज की लिस्ट है जो हमें नेशनल ट्रीटमेंट नहीं देती है। सेक्शन 7 फॉर्म्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात है रूल नंबर 10 में एंड रूल नंबर 19 सी में। रूल नंबर 10 कहता है प्रूफ ऑफ राइट के बारे में। प्रूफ ऑफ राइट फाइल करना होता है फॉर्म नंबर 1 के साथ एंड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। रूल नंबर 18 कहता है कि आपको डुप्लीकेट में वैसे तो कॉपीज फाइल करनी होगी जब आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब, मगर उसका ट्रिप्लीकेट बनेगा, होम कॉपी, सर्च कॉपी, रिकॉर्ड कॉपी। रूल नंबर 19 कहता है कि आप जब भी पीसीटी फाइल करेंगे तो अगर आपकी पीसीटी चाइना से इंडिया में आ रही है तो आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में देना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया में फाइल करना चाहते हैं पेटेंट एप्लीकेशन तो हिंदी या इंग्लिश में फाइल कर सकते हैं। एंड रूल नंबर 19 सी कहता है कि अगर आपको इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट चाहिए, अगर आपने इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज एन इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी, तो इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट आपको प्रायोरिटी डेट से 9 महीने में या फिर इंटरनेशनल सर्च कॉपी सबमिट करने से 3 महीने में मिल जाएगी। सेक्शन 8 अमेंडेड है। सेक्शन 8 में बात की जाती है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग की,
जो होता है रूल नंबर 12 से फॉर्म नंबर 3 फाइल करके। एंड अमेंडमेंट है इसमें कि पहले था कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तब 6 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर 3 फाइल करना होता है। अब क्या हो गया है, वो तो है ही कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन 6 महीने में फॉर्म नंबर 3 देना है। सेकंड क्लोज है कि जब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपसे मांगा जाए फॉर्म नंबर 3 की डिटेल, तो विद इन 3 मंथ्स आपको रिप्लाई करना है। एंड जब भी कंट्रोलर डिमांड करे तो विद इन 2 मंथ्स आपको रिप्लाई करना है। और ये तीनों टाइमलाइन और 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है अगर फॉर्म नंबर 4 फाइल किया जाए बिफोर कंप्लीशन ऑफ फॉलोइंग डेट्स। Section 9 talks about provisional to complete specification. प्रोविजनल अगर हम अभी फाइल करते हैं तो 12 महीने के अंदर अंदर हमें कंप्लीट फाइल करना पड़ता है। एंड अगर नहीं किया तो एप्लीकेशन अबेंडेंट हो जाएगी। सिर्फ प्रोविजनल फाइल किया तो एप्लीकेशन कभी भी पब्लिश नहीं होगी और सिर्फ प्रोविजनल को पोस्ट डेट किया जा सकता है अप टू 6 मंथ। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर जो रिलेवेंट रूल्स हैं वो है रूल नंबर 13, जो कहता है टाइटल की वर्ड लिमिट है 15 वर्ड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट में टाइटल, टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड प्रिंसिपल यूज, ये 4 चीज कंपलसरी है। अगर आपका इन्वेंशन केमिकल फॉर्मूला को डिनोट करता है तो ऑप्शनल है, वो भी लिखना पड़ेगा। रूल नंबर 15 कहता है ड्राइंग की मार्जिन टॉप एंड लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर, बॉटम एंड राइट में 3 सेंटीमीटर। टॉप लेफ्ट पे एप्लीकेंट का नाम, टॉप राइट पे सीट नंबर एंड बॉटम राइट पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन एंड बॉटम लेफ्ट पे आप डेट भी लिख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स कही गई है रूल नंबर 15 में। रूल नंबर 16 कहता है कि मॉडल जो होता है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन बट कंट्रोलर डिमांड कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या फिर विद इन 1 मंथ फ्रॉम फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। और बायोलॉजिकल मटेरियल की टाइमलाइन है डिपॉजिट करना है इन इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन एंड उसका रेफरेंस ऐड करना है विद इन 3 मंथ्स या फिर ऑन और बिफोर फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम। मान लीजिए कि आज आपने एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें आपने आधा क्लेम डिस्क्लोज किया और आज से 10 दिन बाद में आपने उसी क्लेम के लिए एक दूसरी प्रोविजनल फाइल की जिसमें आपने कंप्लीट क्लेम को डिस्क्लोज किया, आधा प्लस आधा। तो जिस दिन आपने कंप्लीटली क्लेम को डिस्क्लोज किया है वह डेट होती है प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम। प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम एंड प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन दोनों अलग चीज है। 11A पब्लिकेशन के बारे में बात करता है। अगर आपने फॉर्म नंबर 9 फाइल किया है तो विद इन 1 मंथ मोस्ट लाइकली कंडीशन है कि वो पब्लिश हो जाएगी। और अगर आपने फॉर्म नंबर 9 नहीं फाइल किया है तो आफ्टर 18 मंथ आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी। किस किस सिनेरियो में नहीं होगा? सीक्रेसी डायरेक्शन में, अगर प्रोविजनल से कंप्लीट फाइल नहीं किया है 12 मंथ में तो भी पब्लिश नहीं होगा। या फिर फॉर्म नंबर 29 अगर आपने फाइल कर ली है विद इन 15 मंथ यानी 3 मंथ पहले, 18 मंथ जो होता है नॉर्मल डेडलाइन, उससे 3 मंथ पहले फॉर्म नंबर 29 फाइल करके अगर आपने विड्रॉ कर लिया है तो उस केस में आपको 90% रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की फीस वापस मिलेगी। अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए फीस पे की थी तो, और साथ में ही आपका पब्लिकेशन भी नहीं होगा। सेक्शन 12 सॉरी 11B, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हैं फॉर्म नंबर 18 या 18A फाइल करते हुए। और अब ये भी अमेंडमेंट है यहाँ पर कि इसमें पहले था 48 मंथ में फाइल करना था एंड आफ्टर 15 मार्च 2024 विद इन 31 मंथ आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल करनी होती है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 18 और 18A। फॉर्म नंबर 18 से अगर आप फाइल करोगे रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन तो उसमें दो होती है, एक नॉर्मल एग्जामिनेशन एंड एक्सप्रेस एग्जामिनेशन। एक्सप्रेस एग्जामिनेशन तभी कही जाएगी जब पीसीटी वाले पर्सन फॉर्म नंबर 18 फाइल करते हैं तो फॉर्म नंबर 18 के फीस है 4000 फॉर नॉर्मल पर्सन एंड पीसीटी से अगर कोई नॉर्मल पर्सन फाइल करता है तो 5600 रुपीज।
18A डायरेक्ट फाइल करते हो तो 8,000, और 18 के बाद 18A फाइल करते हो तो 4,000 प्लस 4,000, टोटल मिला के 8,000। सेक्शन नंबर 12 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन। एग्जामिनर को जब कंट्रोलर कहेंगे, मान लीजिए एक केस लेते हैं जहां पर रूल नंबर 24B एप्लीकेबल रहेगा कि आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है, अब कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं एग्जामिनर से। तो वो एग्जामिनर को कहेंगे फॉर्म नंबर 18 फाइल हुआ है, एज पर रूल नंबर 24B एग्जामिनेशन की प्रोसेस आगे बढ़ाइए। और एग्जामिनर 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजेगा कंट्रोलर को, और वहां से 1 महीने के अंदर अंदर कंट्रोलर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाएगा, एंड फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेंट को भेजी जाएगी एज पर 24B। और यही चीज 24C से 115 डेज में होती है। एग्जामिनर एग्जामिनेशन के टाइम पे सारी चीजें जो चेक करता है एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट से होती है। तो क्या क्या चीज चेक करता है कि उससे कोई पहले डॉक्यूमेंट पब्लिश तो नहीं हुआ है ना, एज पर जो फाइलिंग है वो एज पर एक्ट है ना, ये सारी चीजें चेक करते हैं। Section number 13 talks about prior anticipation by prior claiming और publication, prior publication। आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, उससे पहले कहीं पर भी एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है, या फिर आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, उससे पहले प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम किसी भी क्लेम की है जो इंडिया में फाइल हुई एप्लीकेशन प्रायोरिटी क्लेम के लिए, तो उस केस में वह एप्लीकेशन एंटिसिपेट करेगी। मगर कोई भी एप्लीकेशन 1 जनवरी 1912 से पहले फाइल की गई है, वो एप्लीकेशन आपको रजिस्टर नहीं करेगी, आपको एंटिसिपेट नहीं करेगी। ये सारी बातें 13 में कही गई है। सेक्शन नंबर 14 एग्जामिनर की रिपोर्ट के बारे में बात करता है। एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट कंट्रोलर को भेजते हैं, एंड कंट्रोलर वही रिपोर्ट आगे एप्लीकेंट को भेजते हैं। तो एग्जामिनर की रिपोर्ट कंट्रोलर के पास ही होती है, कंट्रोलर एक नई रिपोर्ट बना के एप्लीकेंट को भेजते हैं, और एग्जामिनर की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है। सेक्शन नंबर 15 यहां पर है कि स्पेसिफिकेशन को रिफ्यूज या अमेंड किया जा सकता है बाय द कंट्रोलर। ये पावर है कंट्रोलर के पास कि अगर उसको लगा कि एप्लीकेशन सही ढंग से नहीं बनाई गई है, तो उसे रिफ्यूज या अमेंडमेंट के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन नंबर 16 यहां पर भी अमेंडमेंट है। डिविजनल एप्लीकेशन के केस में पहले क्या था कि सिर्फ कंट्रोलर ही डायरेक्ट कर सकते थे बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट कि आपको अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मल्टीपल इन्वेंशन है। अब अगर किसी एप्लीकेंट ने भी प्रोविजनल फाइल किया है और उसको खुद को भी लगता है एज पर रूल नंबर 13(2)(a) कि मेरी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन है, तो वो खुद भी डिवाइड कर सकता है अपनी एप्लीकेशन को। डिवाइड करने वाली एप्लीकेशन पे फॉर्म नंबर 18 फाइल करने के लिए 6 महीने विद इन 6 मंथ या फिर 31 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट, और प्रायोरिटी डेट मिलेगी पहले फाइलिंग एप्लीकेशन से। अगर नहीं समझ में आ रही है छोटी सी बात तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 17 पोस्ट डेटिंग के बारे में बात करते हैं। पोस्ट डेटिंग यानी अपनी डेट से आगे बढ़ना। मान लीजिए आज आपने एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया, आप कन्वेंशन कंट्रीज में फाइल करना चाहते थे, तो आज से 12 महीने में कर सकते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली 12 महीने के बाद भी आप उसी कंडीशन पे हो कि कैसे फाइल करूं, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन बचता है, आप अपनी प्रायोरिटी डेट को पोस्ट डेट करवा दीजिए। पोस्ट डेट करने से आपके पास 6 महीने का और टाइम बढ़ जाएगा, एंड 6 महीने के लिए आप अपनी कन्वेंशनल कंट्रीज में फाइल करने के लिए जा सकते हैं। इट इज वन ऑफ द सिनारियो। सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कंट्रोल इन केस ऑफ एंटिसिपेशन। मान लीजिए आपने और मैंने आज ही एप्लीकेशन फाइल की है, आपने सुबह फाइल की है, मैंने शाम को फाइल की है, तो कंट्रोलर कहता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। बट मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन मेरी एप्लीकेशन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद पब्लिश हुई है, और आपकी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी मेरी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी से पहले है, और कोई क्लेम इन्फ्रिंज हो रहा है, तो मुझे अपनी एप्लीकेशन में आपकी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर डालना होगा। ये बात कही गई है 18 में, ये 19 में भी है, मगर 19 में पेटेंट की बात है। एप्लीकेशन में जब रेफरेंस नंबर डालना होता है तो वो 18 में कहा गया है।
अब मान लीजिए 19 की बात, 19 और 18 में यही डिफरेंस है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें किसी पेटेंट का क्लेम जो पब्लिश हो चुकी है, वो पेटेंट का क्लेम अवेलेबल है, तो उसे कहा जाएगा पोटेंशियली इंफ्रिंज कर रहा है वो पेटेंट को, इसीलिए पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट नाम है सेक्शन नंबर 19 का। तो उसका रेफरेंस डालना होगा, उस पेटेंट का रेफरेंस डालना होगा, और फिर वो हट भी सकता है अगर पेटेंट रिवोक हो गई तो। सेक्शन नंबर 20 टॉक्स अबाउट सब्सटीट्यूशन। किसी भी एप्लीकेशन फेज में बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट सब्सटीट्यूट करना है, आपकी एप्लीकेशन किसी को बेच देनी है या किसी को ऐड करना है आपकी एप्लीकेशन में, तो फॉर्म नंबर 6 फाइल किया जाता है। एंड बाय लॉ, बाय एग्रीमेंट एंड बाय असाइनमेंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं राइट्स को, एप्लीकेशन की राइट्स को। सेक्शन नंबर 21 टॉक्स अबाउट एफईआर का रिप्लाई कैसे देना है। मैं तो इसको ऐसे ही कहता हूँ, टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट नहीं कहता हूँ। एफईआर का रिप्लाई कब तक देना है, 6 महीने में देना है एफईआर जब मिले तब, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 3 मोर मंथ्स बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। सेक्शन नंबर 22, 23, 24 ओमिटेड, 25 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 25 टॉक्स अबाउट प्री एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। प्री ग्रांट यानी ग्रांट से पहले कोई भी पर्सन फॉर्म नंबर 7 है 4,000 रुपये दे के प्री ग्रांट ऑपोजिशन कर सकता है। यहां पर भी अमेंडमेंट है रूल नंबर 55 में, कि अभी तक क्या होता था कि फॉर्म नंबर 7 है की कोई फीस नहीं थी, अब फीस लग रही है 4,000 रुपीज, कोई भी पर्सन कर सकता है। और रूल नंबर 55(1)(a) यह कहता है कि आपका ओपोजिशन का भी चेक होगा कि वो वैलिड है कि नहीं है। अगर ओपोजिशन वैलिड नहीं हुआ तो उसे भी रिफ्यूज किया जा सकता है। और मान लीजिए कि ओपोजिशन वैलिड हो गया और पर्सन ने, एप्लीकेंट ने नॉर्मल एग्जामिनेशन फाइल की थी, तो अब एग्जामिनेशन एक्सपेडाइट मैनर से होगी। ये भी एक अमेंडमेंट है। रूल नंबर 55 पढ़िएगा ध्यान से। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन की। तो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन पर्सन इंटरेस्टेड ही कर सकता है। कब कर सकता है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, सिर्फ 1 ईयर में। जब ग्रांट पब्लिश होती है वहां से 1 बरस में कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड ओपोज कर सकता है। सारे ग्राउंड्स 25 के A to K ग्राउंड्स अवेलेबल है ओपोज करने के लिए। और कोई फॉर्म नंबर 7 फाइल करता है तो ओपोजिशन बोर्ड कंस्टिट्यूट होगा, सारे एविडेंसेस मांगेगा, और सभी एविडेंसेस मिल जाने के बाद ओपोजिशन बोर्ड विद इन 2 मंथ, वो भी अमेंडमेंट है, पहले 3 महीने में अपना डिसीजन देता था किनको, कंट्रोलर को, अब विद इन 2 मंथ अपना डिसीजन देगा कंट्रोलर को। 26 रॉन्गफुली ऑब्टेन। मान लीजिए कि कोई पेटेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन की गई है किसी के द्वारा, तो वो फॉर्म नंबर अगर वो प्रूव हो गया कंट्रोलर के सामने कि ये रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में, तो कंट्रोलर जो पेटेंट है वो ओपोनेंट के नाम पे कर सकते हैं। इसे कहा जाता है पेटेंट ऑफ ओपोनेंट। प्रायोरिटी डेट पहले वाली ही रहेगी। राइट्स ओपोनेंट को जिस दिन उसको पेटेंट ग्रांट हुई वहां से मिलेंगे। और ओपोनेंट को अपने नाम पे पेटेंट करवाने के लिए क्या करना होगा, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कंट्रोलर्स डिसीजन फॉर्म नंबर 12 फाइल करना होगा। और यही सेक्शन का रेप्लिकेशन है सेक्शन नंबर 52। मगर 52 में हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ये चीज हो रही है कि पेटेंट ऑफ ओपोनेंट, तो हाई कोर्ट के डिसीजन से 3 महीने में फॉर्म नंबर 12 फाइल करना होगा इन सेक्शन 52। सेक्शन नंबर 27 ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 28 मेंशन ऑफ इन्वेंटर की बात करता है। इसमें फॉर्म नंबर 8 फाइल किया जाता है अगर कोई भी इन्वेंटर जिसका नाम एप्लीकेंट ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है, तो वो पर्सन एप्लीकेंट के साथ में भी और खुद भी फॉर्म नंबर 8 फाइल करके अपना नाम ऐड करवा सकता है। अगर वो एप्लीकेंट के साथ आता है 28(2) के अंदर तो कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म फाइल करने की, क्योंकि एप्लीकेंट ने अपनी सहमति दे दी है। अगर वो एप्लीकेंट के अगेंस्ट जाके आता है तो उस केस में हियरिंग होगी, सारी बातचीत होगी, तो उस केस में 800 रुपीज फॉर्म नंबर 8 फाइल करने के लगेंगे। और फॉर्म नंबर 8A भी फाइल कर सकते हैं कौन, सभी इन्वेंटर जो एप्लीकेंट में नाम है। जब पेटेंट ग्रांट हो जाती है उसके बाद में, पेटेंट जब एनफोर्स हो जाती है तो उसका सर्टिफिकेट, इन्वेंटर का सर्टिफिकेट भी इन्वेंटर मांग सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 8A।
एंड इसकी फीस है 900 रुपीज। अब एक केस ऐसा है जहां पर फॉर्म नंबर 8 आफ्टर ग्रांट भी फाइल हो सकता है। वो केस है कि अगर किसी का इन्वेंटर का नाम निकलवाना है पेटेंट में से, तो उस केस में फॉर्म नंबर 8 आफ्टर ग्रांट ऑफ द पेटेंट भी फाइल हो सकता है एज पर सेक्शन 28 सब सेक्शन 7। सारे सेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही याद रखिए, इट इज मोर देन क्रक्स ही बता रहा हूं मैं आपको। सेक्शन नंबर 29, यहां से एंटीसिपेशन होते हुए भी एंटीसिपेशन नहीं है ऐसा माना जाएगा। पहला कंडीशन है आपकी एप्लीकेशन का पब्लिकेशन किसी और पर्सन ने बिना आपकी इजाजत के किया हो तो। 30 है अगर आपने कभी भी गवर्नमेंट को पहले से कोई कम्युनिकेशन करके रखा हो तो वो भी डॉक्यूमेंट एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। 31 है एग्जीबिशन, इसके लिए फॉर्म नंबर 31 आया है अगर आपने एग्जीबिशन जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया है, अगर उस एग्जीबिशन में आपने एप्लीकेशन को पब्लिश किया तो विद इन 12 मंथ आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर आपने विद इन 12 मंथ एप्लीकेशन फाइल किया है तो एग्जीबिशन में जो पब्लिकेशन हुआ है उससे एंटीसिपेट नहीं माना जाएगा। ये भी अमेंडमेंट है फॉर्म नंबर 31। 32 सेक्शन ये कहता है पब्लिक वर्किंग। अगर आपने पब्लिक वर्किंग कोई रिसर्च या एक्सपेरिमेंट पब्लिक के अंदर किया है ताकि पता चले कि इन्वेंशन वर्क कर भी रहा है कि नहीं, और बाद में 12 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को फाइल कर दी है तो उसे भी एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। 33 है प्रोविजनल फाइल करो उसके बाद में कभी भी कुछ भी पब्लिश करो तो उसे एंटीसिपेशन नहीं माना जाता है एज यू हैव ऑलरेडी क्लेम योर प्रायोरिटी। तो प्रोविजनल फाइल करना चाहिए बिफोर फाइलिंग रिसर्च पेपर, ये कंक्लूजन देता है सेक्शन नंबर 33, क्योंकि प्रोविजनल पब्लिश भी नहीं होता है तो रिसर्च पेपर को वो एंटीसिपेट भी नहीं करेगा एंड प्रोविजनल फाइल करने से आपको प्रायोरिटी भी मिल जाएगी। सेक्शन नंबर 34, यहाँ पर बात होती है कि सेक्शन नंबर 29 से 32 में कोई एंटीसिपेशन नहीं कर रहा है। सेक्शन नंबर 35 सिक्रेसी डायरेक्शन के बारे में बात करता है। अगर आपकी एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन इंपोज है तो आपकी एप्लीकेशन की पब्लिकेशन नहीं होगी और कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। सेक्शन नंबर 36 बात करता है कि कंट्रोलर ने जब सिक्रेसी डायरेक्शन में जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हर 6 महीने में उसको रिव्यू करेगी कि अभी भी इस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगाने जैसा है कि नहीं है। अगर उसको ऐसा लगेगा कि नहीं है अब लगाने जैसा तो वो कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगी। कंट्रोलर जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्फॉर्म होते हैं वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर एज पर रूल नंबर 72 आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आपकी एप्लीकेशन पब्लिश की जाएगी। अगर आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेंट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन सीक्रेसी डायरेक्शन के अंदर नहीं है तो पब्लिश कर दीजिए। अगर कंट्रोलर को अच्छा लगा तो पब्लिश कर देंगे। और तीसरी कंडीशन है कि आउटसाइड इंडिया का अगर कोई एप्लीकेंट है वो भी अगर सीक्रेसी डायरेक्शन की एप्लीकेशन में है तो उस केस में भी, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया का है तो अपनी एप्लीकेशन वहां पर फाइल कर ही सकता है, इसी वजह से वहां पर भी पब्लिकेशन करने दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 37, सर्टेन कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं ऑफ द सिक्रेसी डायरेक्शन, कि सिक्रेसी डायरेक्शन में हो रही है जो एप्लीकेशन उसकी ग्रांट देने से मना कंट्रोलर नहीं कर सकते हैं। और सिक्रेसी डायरेक्शन वाली एप्लीकेशन अपीलेबल भी नहीं है किसी कोर्ट में। सिक्रेसी डायरेक्शन में जो एप्लीकेशन है उसकी रिन्यूअल फीस भी नहीं देनी पड़ती है जब तक सिक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज है तब तक। एंड अगर गवर्नमेंट आपके इन्वेंशन का यूज करे तो आपको सेक्शन नंबर 100, 101 एंड 103 के तहत सोलेशियम भी मिलेगा आफ्टर ग्रांट ऑफ द पेटेंट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 38 एक्सटेंशन। इसमें यह कहा गया है कि जितने दिनों तक सिक्रेसी डायरेक्शन में कोई एप्लीकेशन रहती है मैक्सिमम उतने ही दिन मिल सकते हैं, उतने ही मंथ्स मिल सकते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई भी पेटेंट एक्ट में जो बाकी रह गई है चीजें उसके लिए। मगर 24B रूल नंबर ये कहता है कि जब भी सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हो तो उसके विद इन 6 मंथ में आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी है या फिर 31 month फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट विच एवर एक्सपायर्स लेटर। सेक्शन नंबर 39 कहता है कि पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल करो फिर दुनिया भर में फाइल करो एप्लीकेशन 6 वीक के बाद। यानी पहली एप्लीकेशन आपको इंडिया में फाइल करनी है और आफ्टर 6 वीक आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन को।
मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट ही एप्लीकेशन फाइल करनी है बाहर, तो आप क्या करेंगे, तो आप फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस लेंगे। वो कैसे लेंगे, फॉर्म नंबर 25 फाइल करके कंट्रोलर से पूछेंगे कि मुझे डायरेक्ट बाहर फाइल करनी है ड्यू टू सो एंड सो कंडीशन। कंट्रोलर आपको विद इन 21 आंसर देंगे, 21 डेज में आंसर देंगे। और अगर आपकी एप्लीकेशन डिफेंस या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी कंट्रोलर को कि हाँ इनको फाइल करने दिया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना डिसीजन देगी कंट्रोलर को, वहां से 21 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलर आपको डिसीजन देंगे। सेक्शन नंबर 40, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 35 एंड 39। अगर 35 और 39 की कही गई बातों को ना माना तो एप्लीकेशन है तो अबेंडन हो जाएगी, पेटेंट है तो रिवोक हो जाएगी। सेक्शन नंबर 41, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। सेक्शन नंबर 35 से लेके 39 तक कोई भी डिसीजन दिया है कंट्रोलर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट में तो फाइनल है, कहीं पर भी अपीलेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 42 ये कहता है कि सिक्रेसी डायरेक्शन में रहते हुए भी एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन कंट्रोलर करवा सकते हैं अगर वो चाहे तो। 43 ये कहता है ग्रांट ऑफ पेटेंट। यहाँ पर 3 डेट्स होती हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ग्रांट ऑफ पेटेंट की डेट, वो इंपॉर्टेंस होती है उसकी सेक्शन नंबर 84 से। वहां पर ग्रांट की डेट से 3 बरस के बाद आप एप्लीकेशन भर सकते हो कंपलसरी लाइसेंस के लिए। नेक्स्ट है रिकॉर्डल डेट ऑफ पेटेंट। उसका इंपॉर्टेंस होता है सेक्शन नंबर 142 से, जब रिन्यूअल फीस फाइल करनी होती है। रिन्यूअल फीस ग्रांट की डेट से नहीं होती है, रिकॉर्डल डेट से 3 महीने में फाइल करनी होती है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। इसका इन 2 जगह पर इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, एक तो सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन में डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से 1 बरस के अंदर अंदर आपको ओपोजिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है इसकी ये इंफ्रिंजमेंट का सूट। इंफ्रिंजमेंट का सूट भी कोई भी एप्लीकेंट यानी पेटेंटी बन चुका है अब तो पेटेंटी कब कर सकता है, आफ्टर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से। 44 पे आते हैं, यहां पर बात आती है डिजीज पर्सन की। जो पर्सन ग्रांट होने से पहले जिसकी डेथ हो चुकी है, ग्रांट होने के बाद उस नाम पे ही उसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, तो अब ग्रांट होने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म नंबर 10 फाइल करके उस डिजीज पर्सन के केस में अपना अधिकार ले सकता है। वैसे ही ग्रांट से पहले कोई कंपनी सीज हो चुकी है, दूसरी कंपनी ने उसे ओवरटेक कर लिया है, और पहले वाली कंपनी जो सीज हो चुकी है उसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, तो दूसरे वाली कंपनी भी फॉर्म नंबर 10 फाइल करके पहली वाली कंपनी के पेटेंट पे अपना अधिकार ले सकता है। 45 डेट ऑफ पेटेंट। जनरली डेट ऑफ पेटेंट वही होती है जब फर्स्ट फाइलिंग होती है एप्लीकेशन की, इंडिया में या बाहर भी। 46 आफ्टर ग्रांट मल्टीपल इन्वेंशन का ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, यानी मल्टीपल इन्वेंशन है तो डिविजनल एप्लीकेशन ग्रांट से पहले फाइल हो सकती है या प्री ग्रांट ओपोजिशन उस पर आ सकता है, बट पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन कोई नहीं कर सकता है कि ग्रांट के बाद अब इस एप्लीकेशन में मल्टीपल इन्वेंशन प्रेजेंट है, वैसा कोई नहीं कह सकता है। सेक्शन नंबर 47, कंडीशंस। इसमें 3 कंडीशन है कि जब इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। पहला, गवर्नमेंट जब यूज कर रही है अपने पर्पस के लिए तो इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा, कोई भी पर्सन रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो उसे इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट मेडिकल या डिस्पेंसरीज में, अगर गवर्नमेंट के ऑथराइज मेडिकल डिस्पेंसरीज में मेडिसिन या ड्रग दे रही है, या फिर गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि इन इन डिस्पेंसरीज में नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे हम ड्रग देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं, वो भी इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 48, म्यूजियो। प्रोडक्ट के केस में म्यूजियो यानी पेटेंट राइट्स जो है वो एक नेगेटिव राइट है। म्यूजियो का मतलब होता है मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग और ऑफर फॉर सेल करने से किसी और को रोकना। और प्रोसेस के केस में ये यूजियो होता है, उसमें मेकिंग निकल जाता है। सेक्शन नंबर 49, अगर वेसल्स या एयरक्राफ्ट या लैंड मूवर व्हीकल्स अगर एक्सीडेंटली या टेम्पररीली दूसरे कंट्री के इंडिया में आते हैं और वो यूज करते हैं आपकी ही इन्वेंशन को, बट वो लैंड एरिया पे जहां पर उनका पर्पस है, जैसे कि कोई वेसल आता है, कोई स्टीमर आती है एक्सीडेंटली या टेम्पररीली, और वो उसकी ही जमीन पे, वो जो लैंड एरिया है जहां पर वो रुकती है उतने ही लैंड एरिया में अगर आपकी इन्वेंशन का यूज कर रही है, भले ही वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, भले ही आपका लॉ एप्लीकेबल है इंडियन टेरिटरी में,
मगर अगर सामने वाली कंट्री हमें रेसिप्रोकेट प्रोवाइड करती है, यही कंडीशन के लिए हमारे साथ बायलैटरल एग्रीमेंट बनाती है, तो हम उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। और हमारी भी सीप कभी उसकी जगह पर रुकी और हम भी उनका इन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। सेक्शन नंबर 50 टॉक्स अबाउट को ओनर। को ओनर के पास इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट्स हैं किसी को भी रोकने के। अगर एग्रीमेंट है तो रॉयल्टी में एग्रीमेंट हो सकता है। एंड परचेजर राइट, एक से ज्यादा ओनर्स हैं और किसी एक ओनर के पास से परचेजर ने कुछ इन्वेंशन परचेज किया, तो वो परचेजर के पास राइट है कि अब उसका यूज करे, दूसरा को ओनर उसे रोक नहीं सकता है। एंड प्लस जो ये परचेजर है वो किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वहां पर भी पहला को ओनर उसे रोक नहीं सकता है। 51 डिस्प्यूट, अगर को ओनर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो 51 के तहत फॉर्म नंबर 11 फाइल करके डिस्प्यूट की बात की जा सकती है, नोटराइज कॉपी लग सकती है। अगर कोई डिस्प्यूट की कंक्लूजन नहीं आ रही है, कोई एक रिजिडली मना कर रहा है लाइसेंस देने से या गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देने से, तो उस केस में कंट्रोलर डिसीजन दे सकता है कि 14 डेज के अंदर अंदर या तो बात मानो या फिर बात फोर्सफुली आपको माननी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 52 कहता है रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग। मैंने कहा था ना, यहाँ पर केस आता है कोर्ट में, यानी रिवोकेशन का केस होता है फाइल, और ये पता चलता है कि पेटेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन की गई है, तो कोर्ट के डिसीजन से, हाई कोर्ट के डिसीजन से 3 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 12 फाइल करके कोई भी पर्सन अपने नाम पे पेटेंट करवा सकता है। सेम स्टोरी एज सेक्शन 26। सेक्शन नंबर 53 टर्म ऑफ द पेटेंट के बारे में बात करता है। जनरली ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, पेटेंट ऑफ एडिशनल, डिविजनल के केस में टर्म ऑफ द पेटेंट जिस दिन पहली एप्लीकेशन फाइल हुई थी, फर्स्ट एप्लीकेशन या प्रोविजनल फाइल हुआ था, वहां से होता है 20 बरस के लिए। और पीसीटी के केस में इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से होता है। एंड कन्वेंशनल के केस में जिस दिन एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुई वहां से होता है। सेक्शन नंबर 54 पेटेंट ऑफ एडिशन के बारे में बात करता है। पेटेंट ऑफ एडिशन यानी अगर आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, अब आप रिसर्च कर रहे हो, आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दिखा, तो आप वो स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट के साथ पहली एप्लीकेशन का रेफरेंस देते हुए उसी एप्लीकेशन फाइल होने के बाद कभी भी या उसी दिन या फिर ग्रांट होने के बाद भी आप पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर सकते हो। पेटेंट ऑफ एडिशन का टर्म होता है, जो मेन पेटेंट का टर्म होता है वही। एंड वैलिडेशन, वैलिडिटी, पेटेंट ऑफ एडिशन को कभी भी इन्वेंटिव स्टेप की नजरिए से जज नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, पेटेंट ऑफ एडिशन की कोई रिन्यूअल फीस भी नहीं होती है। पेटेंट ऑफ एडिशन में मेन पेटेंट अगर रिवोक हो जाती है तो पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट माना जा सकता है, और उस केस में जब पहली पेटेंट रिवोक हो गई तब जाके उसे रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी, बट टर्म पहली ही पेटेंट का चलेगा। सेक्शन नंबर 57 अमेंडमेंट के बारे में बात करता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में या ग्रांट में कोई अमेंडमेंट करना है तो सेक्शन नंबर 57 के तहत फॉर्म नंबर 13 फाइल करके नेम एंड एड्रेस का करेक्शन 320 रुपये में, प्री ग्रांट अमेंडमेंट है तो 800 रुपये में, एंड पोस्ट ग्रांट अमेंडमेंट है तो 1600 रुपये में, और अमेंडमेंट के साथ मार्किंग की कॉपी भी देनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर 58 हाई कोर्ट के सामने अमेंडेड अमेंडमेंट। हाई कोर्ट के सामने अमेंडमेंट अगर होता है तो उस केस में भी हाई कोर्ट अपने डिसीजन कंट्रोलर को भेजेगा और कंट्रोलर अपनी एंट्री रजिस्टर में करेगा, और इस केस में शायद हाई कोर्ट ऑर्डर भी करे कंट्रोलर को हाजिर रहने के लिए, या फिर एप्लीकेंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है कंट्रोलर को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग हाजिर रहने के लिए। सेक्शन नंबर 59 है ABCDE, यानी अमेंडमेंट कैसे होते हैं। अमेंडमेंट बाय करेक्शन, डिस्क्लेमर एंड एक्सप्लेनेशन। पोस्ट ग्रांट, ग्रांट के बाद अगर अमेंडमेंट होता है तो उसका पब्लिकेशन होगा, और पब्लिकेशन से कोई भी पर्सन 3 महीने में ओपोजिशन कर सकता है, पर्सन इंटरेस्टेड बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14। कोई भी पर्सन नहीं, पर्सन इंटरेस्टेड कर सकता है बाय फाइलिंग 14। और अगर एक बार ये विंडो पीरियड ओवर हो गया या फिर ओपोजिशन आया और पेटेंट जीत गया, तो फिर उसके बाद में सेम ऑब्जेक्शन पे कि क्यों अमेंडमेंट हुआ था उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। सेक्शन नंबर 60 रिस्टोरेशन, अगर रिन्यूअल फीस पे नहीं की जाती है रिकॉर्डल डेट से 3 महीने में और एक्सटेंशन मिलता है 6 महीने का, तो टोटल मिला के 9 मंथ में, तो उसी दिन से
पेटेंट हो जाती है सीज टू हैव इफेक्ट, और पेटेंट जब सीज टू हैव इफेक्ट हो जाती है उसके बाद 18 महीने मिलते हैं उसे रिस्टोर करवाने के लिए। फॉर्म नंबर 15 फाइल करके रिस्टोर करवाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं सेक्शन नंबर 60 में। 61 है प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन। यहां पर बात होती है कि एक बार फॉर्म नंबर 15 फाइल हो गया तो कंट्रोलर दो चीजें देखेंगे। एक तो वो क्या अनइंटेंशनल है, यानी आपने जो पेमेंट नहीं किया था सही में आपके पास रुपये नहीं थे इसीलिए नहीं किया था। एंड दूसरा अनड्यू डिले, कि विद इन 18 मंथ आपने फाइल कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ये दो चीजें देखेंगे। अगर सेटिस्फाइड है तो आपकी रिस्टोरेशन की पहले नोटिफिकेशन पब्लिश होगी, और उस नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन से कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड विद इन 2 मंथ फॉर्म नंबर 14 फाइल करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप जीत गए तो फिर आपको पेनल्टीज के साथ आपकी पेटेंट रिस्टोर करने को मिलेगी। 62 कहता है यानी सारी प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद अगर आपका रिस्टोरेशन होता है, तो जब आपकी पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट हुई थी तब से लेके रिस्टोर के पब्लिकेशन की बात आई तब तक, उसके बीच का पीरियड कहा जाता है लैप्स पीरियड। और लैप्स पीरियड में कोई राइट्स आपके पास नहीं है, यानी कोई भी आपके इन्वेंशन का यूज कर सकते हैं। 63 कहता है सरेंडर ऑफ अ पेटेंट। यहां पर भी एक अमेंडमेंट है। सरेंडर में फीस में अमेंडमेंट है। पहले था 1000 रुपीज फॉर्म नंबर 30 फाइल करते हुए, अब कोई भी फीस नहीं है। अब कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस। यानी 63 सेक्शन ये कहता है, सरेंडर की बात करता है कि कोई भी पर्सन चाहे तो अपनी एप्लीकेशन अपनी पेटेंट को सरेंडर करवा सकता है। और इस केस में भी कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड सरेंडर का जब नोटिफिकेशन पब्लिश हो वहां से 3 महीने के अंदर अंदर ओपोजिशन कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14। अब बात आती है सेक्शन नंबर 64 की, रिवोकेशन की बात है वो। सेक्शन नंबर 64 के भी सारे ग्राउंड्स आपको देखने चाहिए, ए टू क्यू ग्राउंड्स हैं। एंड रिवोकेशन कौन कर सकता है, पर्सन इंटरेस्टेड या सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां पर जाके, हाई कोर्ट में जाके कर सकती है, पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। या फिर इंफ्रिंजमेंट के केस में अगर जो इंफ्रिंजर है वो काउंटर क्लेम करे तो भी रिवोकेशन माना जाएगा। इंफ्रिंजमेंट का केस हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालू किया जा सकता है, बट जब भी रिवोकेशन की बात आए तो फिर वो हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 65 एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई इन्वेंशन है जो ग्रांट हो चुका है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे उस पेटेंट को रिवोक भी करवाया जा सकता है। 66 अगर कोई भी पेटेंट पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेजुडिस कर रही है तो भी उसे रिवोक करवाया जा सकता है। 67 रजिस्टर ऑफ अ पेटेंट। रजिस्टर ऑफ अ पेटेंट में पेटेंट के प्रोप्राइटर का नाम, असाइनमेंट, ट्रांसमिशन एड्रेस, ये सारी बातें लिखी होती है। 68 अगर आप किसी से भी लाइसेंस या असाइनमेंट करते हैं तो वो ड्यूली एग्जीक्यूट करना है, यानी सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑब्लिगेशंस राइट डाउन करके पेटेंट ऑफिस में वो जमा करवाने हैं, तभी असाइनमेंट वैलिड माना जाएगा। 69 असाइनमेंट। असाइनमेंट कब होता है, असाइनमेंट कैसे होता है, फॉर्म नंबर 16 फाइल करके। कौन भर सकता है, या तो पेटेंटी अगर जिसको लाइसेंस देना चाहता है उसके नाम पे भर सकता है, या फिर जो लाइसेंस लेना चाहता है, असाइनमेंट लेना चाहता है, असाइनमेंट यानी पूरे पूरा राइट्स, पेटेंट के पूरे राइट्स लेना चाहता है तो वो भी फाइल कर सकता है। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट या रिवोकेशन का या इंफ्रिंजमेंट का सूट चल रहा है कोर्ट में, तो तब जो है ना कंट्रोलर वो डिसीजन नहीं देंगे इस तरीके के असाइनमेंट के। 70 पावर ऑफ असाइन। अगर किसी ने भी असाइनमेंट लिया है तो उनके पास पेटेंटी की तरह ही पावर है, यानी वो भी किसी को लाइसेंस दे सकता है, किसी से काम करवा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 71 रेक्टिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ आईपीडी। रेक्टिफिकेशन यानी कोई भी एंट्री गलत तरीके से मेंशन है रजिस्टर में, या फिर कोई भी एंट्री ऐड करवानी है रजिस्टर में, तो उस केस में सेक्शन नंबर 71 का यूज हो सकता है और रेक्टिफिकेशन करवाया जा सकता है इन फ्रंट ऑफ आईपीडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट। 72 रजिस्टर को ओपन करवाया जा सकता है अगर मान लीजिए कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसके लिए कोई वैलिड प्रूफ चाहिए, कंट्रोलर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए या पेटेंट ऑफिस सील्ड कॉपी चाहिए, तो 72 का यूज करके कोई भी पर्सन रजिस्टर को ओपन करवा सकता है और सील्ड कॉपी विथ पेमेंट ऑफ फीस ले सकता है। 73 कंट्रोलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और उनके पास एक स्पेशल पावर होता है जिसे कहते हैं डिनोवो, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। पहले
हम भी ऐसा ही करते हैं ना, कि हमारी प्रैक्टिस हुई, मीन्स हमने पहली एग्जामिनेशन दी पेटेंट एजेंट की, शायद नहीं क्लियर हुई, तो हम दूसरी बार क्या करते हैं, वापस सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। वही चीज होती है डिनोवो। यानी एक एग्जामिनर को जो रिपोर्ट दी गई है वहां से दूसरे को ट्रांसफर करना और कहना कि डिनोवो करो, स्टार्ट करो स्क्रैच से, पहले वाले का रेफरेंस मत लो। 74 पेटेंट ऑफिस 4 जगह पर है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता। और ये चारों जगह पर पेटेंट ऑफिस जो है उसकी सभी की अलग अलग खुद की एक मीन्स पहचान। अ, जो कोलकाता वाली है वो डिजाइन को प्रमोट करती है। जो चारों टेरिटरी है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको क्या कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल डाल दूंगा कि चारों की क्या क्या खासियत है। मगर 4 पेटेंट ऑफिस है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। 75 आती है बात रिस्ट्रिक्शन, किस पे है, पेटेंट ऑफिसर्स पे। पेटेंट ऑफिस में जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो इनहेरेंट के केस में ही अपने नाम पे पेटेंट फाइल करवा सकते हैं, वैसे वो खुद पेटेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। इनहेरिटेज हो, यानी अपने पापा की वसीयत से आपको कोई पेटेंट मिली हो तो ठीक है, वरना आप खुद कोई पेटेंट में इंटरेस्ट नहीं रख सकते हो, पेटेंट फाइल नहीं कर सकते हो। 76 थर्ड पार्टी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। कौन, पेटेंट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं वो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंट्रोलर्स ऑर्डर या फिर कोर्ट के ऑर्डर के अलावा। 77 कंट्रोलर के पास पावर होती है कोर्ट की तरह। इसमें दो पावर देखने जैसी है, एक है कि रिव्यू हिज ओन डिसीजन एज पर रूल नंबर 131, 130 नॉट 131, 130 फॉर्म नंबर 24 फाइल करके जब भी कंट्रोलर ने कोई डिसीजन दिया है तो उसे आप कह सकते हो कि आप अपना डिसीजन एक बार खुद ही रिव्यू करिए, और उसे और एक मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। और दूसरा होता है डिसीजन इन केस ऑफ एक्स पार्ट। एक्स पार्ट यानी एक ही पार्टी को सुनते हुए डिसाइड करना। 78 एरर, क्लरिकल एरर की यहाँ पर बात है। अगर कंट्रोलर खुद देखे कि कोई एरर है तो उसे भी रिमूव करवाई जा सकती है, या फिर पर्सन इंटरेस्टेड देखे यहाँ पर कि कोई एरर है तो वो फॉर्म नंबर 13 फाइल करके नोटिफाई कर सकते हैं कि इस एरर को रिमूव कीजिए किसी भी पेटेंट में। अब जब ये एरर रिमूव होगी तब भी नोटिफाई होगी, पहले पब्लिश होगी, तो पब्लिकेशन से 2 महीने में पर्सन इंटरेस्टेड, नहीं 3 महीने में, 3 महीने में पर्सन इंटरेस्टेड आके ओपोज कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14। 79 बात करता है एविडेंस। एविडेंस 3 तरीके से सबमिट होते हैं, ओरल, एफिडेविट या क्रॉस एग्जामिनेशन से। 80 बात करता है हियरिंग की, कि हियरिंग अगर कभी भी होगी तो कंट्रोलर अगर हियरिंग करेंगे तो 10 दिन पहले आपको बताएंगे, और अगर आपको भी हियरिंग करवानी है तो आपकी जो समय मर्यादा है उसके 10 दिन पहले आपको भी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। 81 एक्सटेंशन बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर किसी भी टाइम को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल कर दिया, बट एग्जामिनेशन कब करवानी है वो पूरा कंट्रोलर के हाथ में है, कंट्रोलर कितना भी टाइम ले सकते हैं। 82 पेटेंट या पेटेंटी, जो चीजें ड्राफ्ट हुई है एज पर एक्ट और ग्रांट मिली है तो उसे पेटेंट कहा जाता है। एंड पेटेंटी, जब पेटेंट ग्रांट होती है तो उस पर्सन को पेटेंटी कहा जाता है, ग्रांटी भी कह सकते हैं उसे, या फिर जिस पर्सन के नाम पे एग्जिस्ट करती है पेटेंट एट अ टाइम उसे पेटेंटी कहा जाता है, और जिसे ग्रांट मिलता है वो ग्रांटी होते हैं। 63 जनरल प्रिंसिपल, कि पेटेंट के कुछ जनरल प्रिंसिपल है। पेटेंट इंडिया में वर्क करना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए, रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड करनी चाहिए, सेमीकंडक्टर के लिए है तो नॉन कमर्शियल बेसिस पे होना चाहिए, इंपोर्ट ही ना करे, सिर्फ इंडिया में भी वर्क करना चाहिए। ये सारी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है जनरल प्रिंसिपल ऑफ द पेटेंट। 84 कंपलसरी लाइसेंस की बात करता है। यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है कि अगर इन्वेंशन इंडिया में वर्क ना करे तो। दूसरी कंडीशन है अगर रीजनेबल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड ना करे तो, यानी सप्लाई डिमांड को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। एंड तीसरी कंडीशन है कि एफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो इन तीनों कंडीशन के साथ एग्जिस्टिंग लाइसेंसी या पर्सन इंटरेस्टेड, एक बार 3 बरस हो जाते हैं ग्रांट ऑफ द पेटेंट से और 6 महीने के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं, यानी आप लाइसेंस लेने की बात तो कर रहे हो पेटेंटी से, बट पेटेंटी मना कर रहा है,
तो ये सारे एविडेंस के साथ पर्सन इंटरेस्टेड या एग्जिस्टिंग लाइसेंसी फॉर्म नंबर 17 फाइल करके एनी वन ऑफ द ग्राउंड, ये 3 मेंशन ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड पे कंपलसरी लाइसेंस ले सकता है उस पेटेंट पे, उस ग्राउंड को सेटिस्फाइड करने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 85। मान लीजिए एक बार कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट हो गया, उसके बाद में 2 बरस चला हो, अभी भी जो 3 कंडीशन थी उसमें से कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, तो पर्सन इंटरेस्टेड या सेंट्रल गवर्नमेंट आके उस पेटेंट को ही रिवोक करवाने की बात कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 19। और जब भी ऐसा करेंगे पर्सन इंटरेस्टेड या सेंट्रल गवर्नमेंट और नोटिफाई होगा, तो वहां से पेटेंटी या कंपलसरी लाइसेंसी उसे ओपोज करेंगे बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 विद इन 2 months ऑफ सच डिसीजन। और ये सारे डिसीजन का कंक्लूजन कंट्रोलर को विद इन 12 months लाना होता है, जब फॉर्म नंबर 19 फाइल किया जाए उससे। 86 बात करता है एडजर्नमेंट की। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ही ग्राउंड एप्लीकेबल है, अगर इन्वेंशन वर्क नहीं कर रहा है इंडिया में, तो एडजर्नमेंट आएगा 12 महीने के लिए। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट की कंडीशन ऐसी थी या गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे नॉर्म्स की वजह से, इन्वेंशन वर्क नहीं कर पाया, तो 12 महीने का एडजर्नमेंट या तो कंपलसरी लाइसेंसी या फिर पेटेंट ही मांग सकता है। सेक्शन नंबर 87 में पेटेंटी सेक्शन नंबर 84 से या पेटेंटी या कंपलसरी लाइसेंसी सेक्शन नंबर 85 से ओपोजिशन कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 विद इन 2 months ऑफ सच नोटिफिकेशन। 88 अनरीजनेबल कंडीशन, अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में है, अगर आप लाइसेंस ही है किसी पेटेंट की और अनरीजनेबल कंडीशन है कि पेटेंटेड प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ रहा है, बट सामने वो और भी कंडीशंस मांग रहा है या कंडीशंस गलत है कि चार्जर भी आपको लेना पड़ेगा जो पेटेंटेड नहीं है, वो भी लेना पड़ेगा, तो उस केस में लाइसेंस आपको मिल सकता है। पावर है ये कंट्रोलर के पास, पावर ऑफ कंट्रोलर टू ग्रांट कंपलसरी लाइसेंस। 88 यही कहता है कि अनरीजनेबल कंडीशन में लाइसेंसी को भी, पर्सन इंटरेस्टेड को भी, या परचेजर जो परचेज कर रहा है उस पर भी अगर कोई कंडीशन लगाई गई है तो उसको भी कंपलसरी लाइसेंस मिल सकता है। किसके लिए? वो कंडीशंस को चेंज करने के लिए। एक बार कंडीशन चेंज कर ली, अब वापस मान लीजिए कि 1 बरस तक कंपलसरी लाइसेंस चला, अभी भी कंपलसरी लाइसेंस नहीं वर्क कर पा रहा है, तो फॉर्म नंबर 20 फाइल करके और एक बार विद इन लाइफ स्पान ऑफ अ पेटेंट और एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को अमेंड किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 89, यहां पर बात आती है कि कंट्रोलर चेक करेगा कि जो कंपलसरी लाइसेंस ले रहा है क्या वो कैपेबल तो है ना, उसके पास कैपेसिटी तो है ना कि टाइमली वो कंपलसरी लाइसेंस को एग्जीक्यूट कर दे, डिमांड सप्लाई सेटिस्फाइड कर दे और साथ में पेटेंटी को और बाकी के लाइसेंसी को रॉयल्टी भी दे पाए। सेक्शन नंबर 90 टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, इसकी शॉर्ट की है प्लान बेस्ड 2i। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सारे ग्राउंड्स इसी शॉर्ट की से बनते हैं, देख लीजिएगा। 91 रिलेटेड पेटेंट। मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है और मेरे पास उसका लग है, आपका इन्वेंशन मेरे बिना अधूरा है, मेरा इन्वेंशन आपके बिना अधूरा है, तो उस केस में हम दोनों क्या करेंगे? क्रॉस लाइसेंसिंग कर लेंगे। आपका लाइसेंस मैं ले लूंगा, मेरा लाइसेंस आप ले लीजिए, एंड क्रॉस लाइसेंसिंग की आपका काम हो जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 92 में, जो बात करता है इमरजेंसी के कंडीशन में कंपलसरी लाइसेंस कंट्रोलर सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है इमरजेंसी के केस में। नेशनल इमरजेंसी हो तो कंट्रोलर किसी भी पर्सन को ऑथोराइज करेगी कि आप कंपलसरी लाइसेंस ले लो, अभी ये मेडिसिन बना दो या अभी ये इन्वेंशन बना दो, नेशनल इमरजेंसी है, बनाओ, बनाने लगो। और उस केस में शायद पेटेंटी को ना भी सुना जाए। और 92A में अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पर अनडेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है, वो कोई बड़ी बीमारी से जूझ रही है और वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कंपल्सरी लाइसेंस किसी को चाहिए, तो 92A के तहत फॉर्म नंबर 17 वो पर्सन फाइल कर सकता है, उसे लाइसेंस मिल सकता है और वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, प्रोवाइडेड कि जो कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी उसे इंपोर्ट की परमिशन दे। तो 92A ये बात कहता है। 93 पे आते हैं डीड। अब देखिए कंपलसरी लाइसेंस कोई पेटेंट ही तो देगा नहीं, कोई भी पेटेंट ही अपनी पेटेंट पे कंपलसरी लाइसेंस नहीं चाहता है, बट ये जरूरी भी है कि ग्राउंड सेटिस्फाइड नहीं होते तो देना भी पड़ता है। तो उस केस में जो कंट्रोलर होते हैं ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं जो भी पर्सन है उसके साथ, पेटेंट ही है उसके साथ, कंपलसरी लाइसेंस लेने वाले।
पर्सन के साथ। हाँ, कंट्रोलर टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं कंपलसरी लाइसेंस लेने वाले पर्सन के साथ, और उसे ही डीड कहा जाता है। तो डीड बनाते हैं कंट्रोलर, वो बात लिखी है 93 में। 94 में लिखा हुआ है कि अब मान लीजिए कि पेटेंटी को ऐसा लग रहा है कि जिस ग्राउंड पे कंपलसरी लाइसेंस दिया गया था, अब वो कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, वो ग्राउंड सेटिस्फाइड हो चुका है, या अब मैं कैपेबल हो चुका हूँ उस ग्राउंड को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो वो टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस की बात करेगा फॉर्म नंबर 21 फाइल करके, और उसका भी रिप्लाई दे सकते हैं कंपलसरी लाइसेंस ही विद इन 1 मंथ। अपना प्रूफ रखेंगे, भाई नहीं देना चाहिए, अभी भी मेरी डिमांड सप्लाई चल रही है, तो थोड़ी सी देर रुक जाओ। तो कंपलसरी लाइसेंस कोई पूरे टर्म के लिए नहीं होता है पेटेंट के, इट्स अ बैलेंस टर्म, थोड़े बरसों के लिए होता है। कंपलसरी लाइसेंस पूरे टर्म के लिए नहीं होता है। एंड नेटको फार्मा वर्सेस बेयर एक बहुत ही अच्छा केस है जिसको आपको पढ़ना भी चाहिए। 95, 96, 97, 98 ओमिटेड। अब आते हैं 99 में। सेक्शन नंबर 99 बात करता है गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है किसी भी इन्वेंशन को। 100 बात करता है कि अगर गवर्नमेंट किसी को ऑथोराइज करे इन्वेंशन को बनाने के लिए तो वो यूज भी कर सकती है। अगर गवर्नमेंट के पास पहले से ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपकी एप्लीकेशन के तो फ्री में यूज करेगी, अगर पहले से अवेलेबल नहीं है तो सॉल्यूशन देगी आफ्टर ग्रांट ऑफ द पेटेंट। ये सारी बातें की गई है 100 में। 101 कहता है कि पेटेंट से रिलेटेड जो भी दूसरे लाइसेंसी है या मॉर्गेजी है वो भी गवर्नमेंट को यूज करने से रोक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते गवर्नमेंट आप यूज नहीं कर सकते हो, पेटेंट ने भले ही हाँ बोल दिया हो हम मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको भी रॉयल्टी मिलेगी थोड़ी सी, बट मना नहीं कर सकते हैं। 102 एक्विजिशन की बात आती है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके पेटेंट को एक्वायर कर ले कंप्लीटली पब्लिक कॉमर्शियल यूज के लिए। अब एक्वायर कर रही है और कॉमर्शियल पर्पस के लिए कर रही है तो आपको पूरा भुगतान भी करेगी, यानी आपकी एक्विजिशन का अमाउंट भी आपको पे करेगी। उसमें जो रिसर्च में लगा है जो अमाउंट वो आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी, एंड साथ में ये भी देखा जाएगा कि आपके इन्वेंशन ने कितना वर्क किया है। 103 हाई कोर्ट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द पेटेंटी एंड गवर्नमेंट के कोई भी ऑथोराइज पर्सन से या गवर्नमेंट के साथ कि ये सॉल्यूशन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर रही है XYZ, तो उस डिस्प्यूट को आप लेके जा सकते हो हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट उसका डिसीजन देगी। मगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का ही एम्प्लॉई है जिसकी पेटेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया है या उस पे ही यूज किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय से खुद बात कर लेगी, वहां पर हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। 104 ज्यूरिस्डिक्शन। इन्फ्रिंजमेंट का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है। तो ये 3 ज्यूरिस्डिक्शन है जहां पर इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उस जगह पर, या इन्फ्रिंजर जिस जगह का है उस जगह पर, या फिर पेटेंटी जिस जगह का है उस जगह पर। ये तीनों में से कहीं पर भी केस हो सकता है। 104 है बर्डन ऑफ प्रूफ। प्रोडक्ट के केस में पेटेंटी के ऊपर और प्रोसेस के केस में डिफेंडेंट के ऊपर। 105 नॉट एन इन्फ्रिंजर। मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं, हालांकि मैंने आपसे पेटेंट टेड इन्वेंशन परचेज नहीं किया है बट मैंने किसी और से किया है और वो पर्सन आपसे नहीं परचेज कर रहा है, तो मैं क्या करूं। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने बनाया था। देखना है तो 105 का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ स्टोरी होती है कि मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं, वैसा डिक्लेरेशन लेके आते हैं कहां पर, हाई कोर्ट में। और वो हाई कोर्ट में यही पर्पज से जा रहे हैं कि मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं, ना कि इस पर्पज से कि उसकी पेटेंट जो है वो वैलिड नहीं है, यानी इनवैलिडिटी का केस नहीं है, रिवोकेशन का केस नहीं है, मैं इन्फ्रिंजर नहीं हूं, वो टाइप का डिक्लेरेशन है। 106 ग्राउंडलेस थ्रेट्स। मान लीजिए कोई पेटेंट ही है, किसी पर्सन को ग्राउंडलेस थ्रेट्स दे रहा है और फिर उस पर इंफ्रिंजमेंट सूट भी कर रहा है, तो थ्रेट्स जो जिसके ऊपर लग रहे हैं वो प्रूव कर दे कि ये ग्राउंडलेस है, और फिर बोले कि आप इसको बोल दो पेटेंटी को कि आगे से मुझे तंग ना करा किए कीजिए, यानी इंजंक्शन ले ले थ्रेट्स के ऊपर। 107 अगर किसी पे इंफ्रिंजमेंट का सूट होता है तो वो सेक्शन नंबर 64 एंड 47 के सारे ग्राउंड्स यूज कर सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। 107A बोलार एग्जेम्पशन। जेनेरिक दवाओं को बनाने के लिए कोई भी पेटेंट अगर चल भी रही है तो भी उसका रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए क्या हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं पेटेंट को। एंड दूसरा पैरेलल इंपोर्ट, कि अगर आपने एक इन्वेंशन फाइल की इंडिया में और दूसरी इन्वेंशन फाइल की रसिया में, और रसिया से कोई पर्सन ऑथोराइज पर्सन से परचेज करके इंडिया में यूज कर रहा है तो वो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। 108 रिलीफ मिलेगी अगर इन्फ्रिंजमेंट का केस पेटेंट जीत जाता है। तो सबसे पहले तो इन्फ्रिंजमेंट के केस होते ही सामने वाली पार्टी को इंजंक्शन दिया जाएगा कि आप रोक दो अपने यूनिट्स का यूज करना। फिर अगर
पार्टी सही में इंफ्रिंजमेंट का केस जीत जाती है, पेटेंटी, तो सामने वाली पार्टी से डैमेजेस मिलेंगे, प्लस उनके जो गुड्स है उसे सीज, फोरफिटेड या डैमेज भी किया जा सकता है। तो ये सारी बात की गई थी सेक्शन नंबर 108 में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 109 में। वो कहता है कि एक्सक्लूसिव लाइसेंसी भी इंफ्रिंजमेंट कर सकता है, जैसे पेटेंटी कर रहा है, और पेटेंटी अगर उसका साथ ना दे तो पेटेंटी को कोई कॉस्ट नहीं मिलेगी। 110 कहता है कंपलसरी लाइसेंसी भी इंफ्रिंजमेंट का सूट कर सकता है, बट उस केस में कंपलसरी लाइसेंसी को 2 महीने पहले पेटेंटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर पेटेंटी साथ में ना आए, नोटिफाई करना पड़ेगा, परमिशन क्या, नोटिफाई करना पड़ेगा, और पेटेंटी साथ में ना आए तो पेटेंटी को कॉस्ट अवॉर्ड नहीं की जाएगी। 111 में 3 कंडीशन है जहां पर डैमेजेस नहीं मिलेंगे इंफ्रिंजमेंट के सूट में, अगर पेटेंट जीत जाता है तो भी। एक तो अमेंडमेंट हुआ है स्पेसिफिकेशन का, तो अमेंडमेंट के बाद में ही इंफ्रिंजमेंट मिलेंगे। दूसरा, लैप्स पीरियड के बीच में कोई अमेंडमेंट नहीं, सॉरी, कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे। एंड तीसरा कि मार्किंग नहीं की गई है एप्लीकेशन पे तो भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे। 112 ओमिटेड है। 130 सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी की बात कर रहा है, जहां पर पेटेंटी कह रहा है कि पहले भी एक बार केस ऐसा मेरे पे हो चुका है जहां पर मैं जीत चुका हूं, मेरे क्लेम वैलिड है, और मेरे पास ये सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी है। अगर दोबारा किसी ने केस किया तो सारी जो चार्जेस हैं, सारे जो कॉस्ट है, वो सामने वाला पर्सन बेयर करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। 114 पार्शियल वैलिडिटी। मान लीजिए कि एक केस हुआ इन्फ्रिंजमेंट का जहां पर एक क्लेम इन्फ्रिंज कर रहा है कोई पर्सन, इन्फ्रिंजर, तो उस पे वो एक क्लेम के लिए डैमेजेस लगेंगे, और उस इन्फ्रिंजर ने बाकी के 2 क्लेम जो पेटेंट में थे वो इनवैलिडेट करवाए, तो वो जो इनवैलिडेशन का चार्ज है वो पेटेंटी पे लगेगा। तो ये है 114 की कहानी। 115 बात करता है साइंटिफिक एडवाइजर के बारे में। 15 बरस का एक्सपीरियंस, साइंस की डिग्री एंड इंडियन सिटीजनशिप हो तो वो साइंटिफिक एडवाइजर बन सकते हैं, एंड एडवाइस दे सकते हैं टेक्निकल मैनर में, नॉट दी पेटेंट लॉ के बारे में, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन हाई कोर्ट। 116 एंड 117 ओमिटेड है। 117 ए में बात की गई है कि कंट्रोलर के डिसीजन को ओपोज करना है तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द कंट्रोलर डिसीजन हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 118 पेनल्टी स्टार्ट हुई, 35 या 39 की बात ना मानी तो 2 बरस तक की जेल या फाइन या दोनों। 119 अगर गलत कोई एंट्री कर दी रजिस्टर में तो भी 2 बरस तक की जेल, फाइन या दोनों। 119 के बाद आता है 120। अब आता है जन विश्वास बिल। 120 में अनऑथोराइज क्लेम ऑफ पेटेंट, यानी आपका पेटेंट अभी एप्लीकेशन फेज में है, फिर भी आप अपने इन्वेंशन को पेटेंटेड है वैसा करके बेच रहे हैं, अनऑथोराइज क्लेम है, तो 10 लाख तक की पेनल्टी फर्स्ट ऑफेंस में, फिर 1000 पर डे से पेनल्टी सेकंड ऑफेंस ऑनवर्ड। 121 वो भी जन विश्वास बिल से निकल चुका है, मीन्स ओमिट हो चुका है, जन विश्वास बिल में ये बात कही गई है, पहले वहां पर पेटेंट ऑफिस के वर्ड का यूज करने की बात थी। 122 failure to provide information of working of the patent under section 100 and under section 146। अगर कोई पर्सन फेल करते हैं, फेल यानी नहीं दे पाते हैं वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन की डिटेल, तो उस केस में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर 1000 पर डे नेक्स्ट ऑफेंस से, या फिर अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो 1/2% ऑफ टोटल टर्नओवर या 5 करोड़, विच एवर इज लेसर, विल बी द पेनल्टी। 123 जो पेटेंट एजेंट नहीं है वो फिर पेटेंट एजेंट का काम कर रहे हैं, पेटेंट एजेंट बन के काम कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की फाइलिंग कर रहे हैं, तो उनके केस में 5 लाख रुपीज तक का जुर्माना पहले ऑफेंस में, और सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस में 1000 पर डे की पेनल्टीज। 124 कोई भी कंपनी अगर आपके इन्वेंशन का यूज कर रही है तो वो कंपनी भी इन्फ्रिंजमेंट कर रही है बिना आपकी इजाजत के यूज कर रही है तो, मगर उस केस में एक क्रैक है। क्या क्रैक है कि कंपनी ने पूरी टाइमलाइन बना के रखी थी, कंपनी ने, ओनर ने ये बताया कि देखो मैंने तो बार बार पब्लिक जो एम्प्लॉई है उनको ये प्रैक्टिस करवाई कि किसी भी इंफ्रिंजमेंट, किसी भी पेटेंटेड प्रोडक्ट या प्रोसेस का यूज मत करो, अवेयरनेस क्रिएट करने की मैंने कोशिश की, बट फिर भी एम्प्लॉई है कि मानते नहीं।
तो वो एम्प्लॉय पे केस कीजिए, कंपनी में केस मत कीजिए, तो उस केस में बरी हो सकते हैं कंपनी के ओनर, जो भी इंचार्ज है वो। 125, सॉरी उससे पहले 124A, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। मान लीजिए किसी ने, ये जन विश्वास बिल में ये जो बात कही गई है, 120 में, 122 में या 123 में किसी ने कोई ऑफेंस किया, तो उस केस में अ, कोई पर्सन आके फॉर्म नंबर 32 फाइल करके उस पर्सन को, कि जिसने ये ऑफेंस किया है, उसके सामने केस कर सकता है, और कंट्रोलर एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को रखेगा केस में कितनी पेनल्टी डालनी है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो भी डिसीजन दिया, वो पेनल्टीज 90 डे में उस पर्सन को जो डिफेंड कर रहा है यहाँ पर, उसे देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देता है 90 डेज में, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो पेनल्टीज कही है वो, तो उसे 1 लाख रुपीज तक का जुर्माना या 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट लग सकती है। अब 124B है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से कोई पर्सन सहमत नहीं है, तो वो भी पर्सन क्या कर सकता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने अपील कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 33, मगर कब तक, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जिस दिन डिसीजन दिया उसके 60 डेज के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स। 125, ये सारी बातें जनविश्वास बिल में है। 124 को एक्सेप्ट करते हुए 120, 121, 122, 123, 124A एंड 124B, अगर जनविश्वास बिल मांगा जाए तो जनविश्वास बिल के ही हिसाब से पेनल्टी यहाँ पर डिफाइन की गई है। 125, हमारा नाम यहाँ पर आएगा, रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट। 126, क्वालिफिकेशन 21 ईयर्स, इंडियन एंड साइंस डिग्री फ्रॉम इंडिया। एंड इसमें ये भी है क्लोज कि 10 बरस तक अगर कोई एग्जामिनर है या फिर 10 बरस तक कंट्रोलर की पोस्ट पे है, तो वो डायरेक्टली विदाउट गिविंग एग्जामिनेशन बन सकते हैं पेटेंट एजेंट। और साथ में 2005 से पहले जितने पेटेंट एजेंट थे वही पेटेंट एजेंट कंटिन्यू रहेंगे, वहां पर भी कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी। 127, राइट्स ऑफ द पेटेंट एजेंट, के वह कंट्रोलर के सामने वह काम कर सकते हैं, किसी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। 128, ऑथोराइजेशन, पेटेंट एजेंट को जब भी आप हायर करते हो तो फॉर्म नंबर 26 फाइल करके उनको ऑथोराइज करते हो। 129, रिस्ट्रिक्शन, पेटेंट एजेंट आपको इंफ्रिंजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, वैलिडिटी के बारे में बात कर सकते हैं, मगर आपकी पेटेंट टेक्निकली किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो ग्रांट होगी नहीं होगी, ये सारी बातें करना मना है। 130, रिस्टोरेशन, यहां पर बात है ओके, 130, रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। अगर पेटेंट एजेंट है तो उसे भी रिन्यूअल फीस फाइल करनी पड़ती है, और अगर रिन्यूअल फीस फाइल नहीं की तो उस केस में पेटेंट एजेंट को भी 130 सेक्शन के हिसाब से, रूल नंबर 117 के हिसाब से फॉर्म नंबर 23 फाइल करके विद इन 2 मंथ्स अपना नाम वापस री रजिस्टर करवाना पड़ेगा बाय फाइलिंग द रिन्यूअल फीस। 131, कंट्रोलर कुछ कुछ पेटेंट एजेंट के साथ वर्क करने से मना कर सकते हैं। नंबर 1, जिनका नाम रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट्स में से निकल चुका है उनके साथ काम करने से मना कर सकते हैं। नंबर 2, जो पेटेंट एजेंट ना होते हुए जिन्होंने पेटेंट एजेंट के तौर पे वर्क किया था, तो उनका नाम भी निकलवा सकते हैं। थर्ड, जो कंपनी के कोई पर्सन होते हैं ना, कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ही कंट्रोलर के साथ डील करूंगा, तो उससे भी मना कर सकते हैं कंट्रोलर के, नहीं हमें तो पेटेंट एजेंट का, जो पेटेंट एक्ट का नॉलेज रखते हैं उनके साथ ही काम करना है। 132, कि ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट पेटेंट एजेंट या फिर लीगल प्रैक्टिशनर भी हियरिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 133, कन्वेंशनल कंट्रीज, जो भी बायोलेटरल ट्रीटमेंट दे हमारी कंट्री को, वो कन्वेंशनल कंट्रीज हैं। 134, रेसिप्रोसिटी, अगर हमें बायोलेटरल एग्रीमेंट यानी नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है किसी भी कंट्री से, तो उस कंट्री के कोई भी पर्सन इंडिया में भी आके एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। 135, कन्वेंशनल एप्लीकेशन, 12 महीने में यूएसए से अगर कोई पर्सन इंडिया में फाइल करना चाहता है तो 12 महीने के अंदर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। 136, स्पेशल प्रोविजन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ही कन्वेंशनल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। कन्वेंशनल एप्लीकेशन 12 महीने तक पोस्ट डेट हो सकती है, एंड कन्वेंशनल एप्लीकेशन की प्रायोरिटी पहली वाली एप्लीकेशन से ही होती है। मल्टीपल प्रायोरिटी, मान लीजिए 2-4 लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं, मगर 12 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक इन्वेंशन फाइल किया है, यानी सिंगल इन्वेंशन के लिए चारों का इन्वेंशन है, तो चारों मिला के एक फाइलिंग कर सकते हैं इंडिया में, एक ही पेटेंट फाइल होगी, मगर 4 एप्लीकेशन की फीस लगेगी और प्रायोरिटी चारों की अलग अलग रहेगी।
मगर जो मेन अर्लीस्ट प्रायोरिटी है, यानी 12 महीने काउंट होंगे अर्लीस्ट प्रायोरिटी डेट से। 138 सप्लीमेंट्री प्रोविजन में ये लिखा है कि अगर चाइना से कोई एप्लीकेशन इंडिया में आ रही है तो वो एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फाइल करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि उनको प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे विद इन 3 मंथ्स आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन इन इंडिया। प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स यानी यूएसए में जो कंट्रोलर है उनका सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। 139 कन्वेंशनल एप्लीकेशन को नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह ही ट्रीट करना है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, यानी नॉर्मल के जो रूल्स हैं वही कन्वेंशनल को एप्लीकेबल रहेंगे। 140 रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, मान लीजिए कि मोबाइल का पेटेंट है आपके पास और आप किसी पे ये कंपल्सन कर रहे हैं कि आपको चार्जर जिसका पेटेंट नहीं है वो भी मुझसे लेना पड़ेगा, तो ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है, ये नहीं चलेगी। वैसे लाइसेंस में भी नहीं चलती है। इसमें दो टर्म है, एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक एंड कोहेसिव पैकेज लाइसेंसिंग। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट में, मैं आपको उसका आंसर बहुत ही सिंपल मैनर में बता दूंगा। 141 कॉन्ट्रैक्ट कि पेटेंट एजेंट अगर किसी के साथ लाइसेंस में आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट एंड करने वाला है तो 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो 3 महीने पहले बताना पड़ेगा कि अब एंड होने जा रहा है। 142 फीस, अगर रिन्यूअल फीस फाइल करनी है तो रिकॉर्डल डेट से 3 महीने में फाइल करनी पड़ेगी और उसका और भी एक्सटेंशन मिल सकता है 6 महीने तक का बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। 143 पब्लिकेशन, पब्लिकेशन यहाँ पर कब कब नहीं होगी ये बात कही गई है, जब सिक्योरिटी डायरेक्शन लगी हुई हो, जब प्रोविजनल से कंप्लीट फाइल ना किया गया हो, एंड जब क्या था तीसरा, फॉर्म नंबर 29 फाइल कर लिया गया हो 15 मंथ में, तब पब्लिकेशन नहीं होगा। 144 जो एग्जामिनर की रिपोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो बताता है। 145 पब्लिकेशन हर फ्राइडे पे पेटेंट की भी होती है एंड एप्लीकेशंस की भी होती है। 146 वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है, जब भी कंट्रोलर डिमांड करे तो वहां से 2 महीने में आ, ये फॉर्म नंबर 27 फाइल करके वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन के बारे में बात करनी होती है, और कंट्रोलर दूसरी बार डिमांड करेंगे तो दोनों के बीच में 6 महीने का गैप रहेगा, ये लिखा है 146 में। 147 सर्टिफाइड कॉपीज, अगर किसी पे केस चल रहा है तो वो पेटेंट ऑफिस से कंट्रोलर के द्वारा सर्टिफाइड कॉपीज या पेटेंट ऑफिस के द्वारा सील्ड कॉपीज ले सकता है। 148 अगर कोई इन्फेंट या माइनर है तो उनके लीगल गार्डियन जो होंगे ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन सारे डिसीजन लेंगे। 149 सारी कम्युनिकेशन पोस्ट से होगी, पोस्ट यानी कोई भी कंट्रोलर के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो पोस्ट से होगा। 150 सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, मान लीजिए कोई ओपोजिशन कर रहा है किसी भी एप्लीकेशन का और वो बाहर से है, उसका कोई भी सर्विस ऑफ एड्रेस इंडिया में नहीं है, या फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उससे सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी कि मैं इंडिया में ऑफिस ना होते हुए भी ओपोजिशन कर रहा हूँ, तो मेरी ये सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट है, यानी मेरा ऐसे ही वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि सिर्फ आपको तंग करना। 151 हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होगा तो वो कंट्रोलर को डायरेक्टली हाई कोर्ट ही भेजेगा। 152 ओमिटेड। 153 इंफॉर्मेशन ऑफ पेटेंट निकाली जा सकती है रोल नंबर 134 से, एंड ये 153 में लिखा हुआ है। 154 डुप्लीकेट कॉपी अगर चाहिए पेटेंट के सर्टिफिकेट की तो भी मिल सकती है अपॉन रिक्वेस्ट, एंड स्टेटमेंट के पहली कॉपी का क्या हुआ था। 155 पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने कंट्रोलर की रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, या पार्लियामेंट एक्ट भी बना सकते हैं। 156 सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहिए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट 99 से 103 में किसी भी इन्वेंशन का यूज कर सकती है। 157 गवर्नमेंट जो 108 में जो आर्टिकल्स फोरफिटेड हो चुके थे उनका यूज या उनको नीलाम भी कर सकती है, ऑक्शन भी रख सकती है। 157 है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर आपका इन्वेंशन वॉर के जैसी सिचुएशन में काम आ रहा है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में काम आ रहा है तो 157 ए एप्लीकेबल हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी, और अगर पेटेंट फाइल हो चुकी है तो वो रिवोक हो जाएगी। 158 हाई कोर्ट रूल्स बना सकते हैं। 159 सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकते हैं, मगर पहले पब्लिश होगा, फीडबैक लेंगे पब्लिक से, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में भी अगर केस क्लियर हो जाता है तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स अमेंडेड रूल्स पब्लिश होते हैं।
160 पार्लियामेंट्स रूल्स को भी अमेंड कर सकती है, एज वेल एज एक्ट भी अमेंड कर सकती है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। 161 ओमिटेड है एंड 162 रिपील, यानी अगर पुराने वाले एक्ट से कोई भी केस चल रहा है तो केस में पुराना वाला एक्ट ही काम आएगा। एंड नया जब एक्ट बना तब पुराने वाले जितने भी सर्टिफिकेट दिए गए थे पुराने वाले एक्ट से, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स मान्य रखे जाएंगे। बाकी सारे केसेस में चाहे एप्लीकेशन पेंडिंग है पुराने वाले केस से नया वाला एक्ट जब आ गया तब भी, या फिर एप्लीकेशन ऑलरेडी बाद में ही फाइल हुई है नया वाला एक्ट आने के बाद, तो उन सभी पे नया वाला एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। ये सारी बातें रिपील में की गई है। आई होप कि ये आपको पूरा का पूरा क्रक्स समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, 7 दिनों में प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझे 9426141944 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास 7 दिनों का भी क्रैश कोर्स है, 7 डेज का भी है, 7 डेज प्रिपरेशन है, 21 डेज प्रिपरेशन है। और आप अगर 2-3 दिन है, इससे कम दिन है, तो फिर आप यही दोनों वीडियोस डेली मेडिसिन वाले देख सकते हैं, जिससे आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, किसी की मदद हो जाएगी। पेटेंट एजेंट बन जाते हो और आपको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं तो थोड़े ऑर्डर्स यहाँ पर भी भेजिएगा, हमें भी जरूरत है, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।